हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे थे। तो उसमें हमने बताया आपको कि ये बच्चों दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल को हमने टू पार्ट्स में बांट दिया था। तो इनको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रोल्स लॉ को पढ़ने की ज़रूरत थी। तो रोल्स लॉ के जो हमारी मेन इक्वेशन थी वो थी पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, और पी बी सेकेंड कंपोनेंट के लिए पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ये वैल्यू रहती थी सॉल्यूशन की। तो ये बच्चों रोल्स लॉ था। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो रहेगी आइडियल सॉल्यूशन पे, आइडियल सॉल्यूशन पे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ये हमारी मेन डिस्कशन रहेगी। तो आप सभी इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बच्चे आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, उन सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। लेकिन हम इसमें एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन आपको पता कैसे बना है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया गया। तो हम सॉल्यूट को हमेशा ए मानते हैं, तो ये एक सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे, और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रहेंगे। तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल सेम रहेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो द इंट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बिटवीन, द इंट्रैक्शन बिटवीन ए मतलब सॉल्यूट एंड बी मतलब सॉल्वेंट, जो इंट्रैक्शन है, मोलिकुलर इंट्रैक्शन है, जो फोर्सेस है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है। किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है टू दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर ये फोर्सेस तीनों में सिमिलर है तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों बोला जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो अब बात आती है फोर्सेस की तो बात हम करेंगे ही। तो अभी आपको बताया आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो कि ओबे करेंगे कौन से लॉ को? रोल्स लॉ को। अगर बच्चों ये रोल्स लॉ को ओबे करते हैं ये सॉल्यूशन, तो रोल्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर आपने वेपर प्रेशर निकालना है बच्चों सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, तो वो किसके इक्वल होगा? एक्स ए पी नोट ए के। तो जब हम बच्चों रोल्स लॉ से एक्स ए पी नोट ए की वैल्यू निकालते हैं, वो बिल्कुल सेम आती है जो कि हमारे पास पी ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मान लीजिए पी ए की वैल्यू 500 mm ऑफ मर्क्यूरी या 500 mm ऑफ मर्क्यूरी दे रखा है। जब हमने एक्स ए और पी नोट ए को सोल्व किया, ये एक्स ए पी नोट ए को सोल्व करने के बाद हमारे पास पी ए की वैल्यू 500 ATM ही आती है। तो इसका मतलब जो रोल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन को ओबे कर सकता है। अगर पी ए एक्स ए पी नोट ए के इक्वल है, इस इक्वेशन को ओबे करता है, तो इसको भी ओबे करना पड़ेगा। इसको किसको? पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी, इसको भी ओबे करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन ओबे होती है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन ये भी ओबे होनी चाहिए इन दोनों से कि पी एस जो है वो किसके इक्वल है? पी ए प्लस पी बी के। तो बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखना, ये पी ए प्लस बी बी क्या है? ये वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का है, जो कि कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ। तो ये बच्चों वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से कैलकुलेट किया गया है। और ये हमारे पास पी एस जो है ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू दे रखी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू दे रखी है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब वो सॉल्यूशन किसको ओबे करता है? रोल्स लॉ को। और वो कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर जब भी आप दो सॉल्यूशन
को आइडियल सॉल्यूशन में हमने एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ी और एक रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा कि रोल्स लॉ को ओबे करता तो इन इक्वेशन को भी ओबे करना पड़ेगा इसको, कि हमारे पास पी ए पी बी की वैल्यू जब हम निकालते हैं रोल्स लॉ से वो सिमिलर आती है, किसके सिमिलर आती है, जो हमें एक्सपेरिमेंटली पी एस की वैल्यू जो हमारे पास निकल रही है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा पी एस, ये पी एस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर तो पी और पी बी निकाल लूँ तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है। अब बच्चों आइडियल सोल्यूशन तो है ही, अब इसमें और क्या पढ़ते हैं कि जब सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम चेंज आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ना तो एनर्जी रिलीज़ होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। मतलब जब आपने आइडियल सोल्यूशन बनाया ना ही एनर्जी आप रिलीज़ हुई ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो ये आपके सबसे पहले हमने जो फोर्सेस के इंटरेक्शन के हिसाब से आइडियल सोल्यूशन को पढ़ा, फिर ओबे रोल्स लॉ के हिसाब से पढ़ा, फिर वॉल्यूम और ये डेल्टा एच, 4 हमने कंडीशन पढ़ ली। यहाँ पर सुनने एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि जो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है। तो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया है, तो वो ग्राफ मेनली रोल्स लॉ पे है, और ये जो रोल्स लॉ से ग्राफ आया आइडियल सोल्यूशन का वो क्या ग्राफ है वो देखिए स्टूडेंट। अब रोल्स लॉ की 3 कंडीशन थी, पहली तो पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नोड ए, दूसरी थी पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नोड बी, तो तीसरी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब स्टूडेंट देखिए ग्राफ देखिए कुछ यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन का, मान लीजिए आपका वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 कर दूँ, एक्स ए की वैल्यू 0 मतलब कि यहाँ पर जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है उसको 0 कर दिया, मतलब सोल्यूट तो प्रेजेंट ही नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। अगर सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 होती है। अगर एक्स से 0 हो गया तो एक्स बी की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब कि प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, एक्स बी की वैल्यू 1 कर दी तो पी बी किसके इक्वल हो गया, पी नोट बी के। तो मतलब पी बी इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, और पी नोट बी क्या था आपका, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। तो मैंने यहाँ पर ये जो पी नोट बी जो वैल्यू है ये आपको वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, पी नोट बी है या पी बी भी बोल सकते हैं आप इसे। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, जैसे जैसे आपके पास सॉल्वेंट का अमाउंट मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा सोल्यूट का बढ़ता जाएगा। अगर इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ती गई तो पी नोट बी की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये कुछ ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा। अगर इस पॉइंट पे मान लो एक्स ए 0 है तो आगे जाकर किसी एक पॉइंट पे, मैंने इस पॉइंट पे मान लिया कि एक्स ए की वैल्यू 1 आ गई। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब तो स्टूडेंट ये हुआ कि एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स ए की वैल्यू 1 का मतलब प्योर सॉलिड प्रेजेंट है, और इस केस में एक्स बी 0 हो गया। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर भी हमने एक वाई एक्सिस जो है ड्रॉ की, तो इस वाई एक्सिस पे हमने एक्स ए की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो पी ए किसके आ जाएगा, पी नोट ए के। एक बच्चों बात याद रखना कि जो ये ए है सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी इसको थोड़ा ऊपर रखा है और इसको नीचे। और सुनने एक बात याद यहाँ पे ये भी है कि जैसे जैसे एक्स ए का अमाउंट बढ़ा ये पी नोट बी की वैल्यू घटती गई और एक टाइम पे जाकर क्या हो गई, बिल्कुल 0। तो ये लाइन जो है ये पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी की लाइन है। और ऐसे ही पी नोट ए भी डिक्रीज़ होता जाएगा, जैसे जैसे देखिए यहाँ से एक्स ए की वैल्यू घटती जाएगी और एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब पी नोट ए का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। और पी नोट बी और पी नोट ए को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी एस कैसे निकलता है, जब पी और पी बी की वैल्यू आपको नॉन में हो। तो बच्चों जो ये लाइन है, जो ऊपर वाली लाइन है ये है पी एस। पी एस किसके इक्वल है, पी नोट ए प्लस पी ए प्लस पी बी। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। तो जो ये वाली लाइन है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जो ये वाली लाइन है ये इक्वेशन 2 की लाइन है और जो ये वाली लाइन है ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है। तो ये बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का आपके पास एक ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है।
बच्चों अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आपको आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। तो आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे, मतलब ये आइडियली इनको बिहेवियर होता तो नहीं है लेकिन हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि सेम अगर आप सब्सटेंस ले ले, हेक्सेन एंड हेप्टेन, मान लीजिए इसमें हेक्सेन सॉल्यूट है और हेप्टेन सॉल्वेंट है। तो हेक्सेन और हेप्टेन ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है C6H14, हेप्टेन का जो होता है C7H16। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर में जो फोर्सेस लगेंगे वो लगते हैं अपना लंदन फोर्सेस, ठीक है। और ये भी नॉन पोलर है, इसमें भी लंदन फोर्सेस लगेंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो सॉल्यूट और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में लंदन फोर्सेस, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में लंदन फोर्सेस, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तब भी फोर्सेस वही रहेंगे। तो इसका मतलब ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। सेम मॉलिक्यूल जो होंगे वो देखने आपने। जैसे हम बेंजीन ले लें तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर होता है। बेंजीन के साथ आप ले लें टोलिन, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और टोलिन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। तो ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो फोर्सेस जो है मान लीजिए बेंजीन के जो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजीन अकेला तो होगा नहीं, तो बेंजीन की जितनी भी मॉलिक्यूल है जैसे C6H6 अगर आपने इसको सॉलिड मान लिया या सॉल्वेंट, ऐसे ही C6H5CH3 और इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल है C6H5CH3। तो ये आपका हो गया ए सॉल्यूट। और अगर आप इसको सॉल्वेंट मान रहे हैं, सॉल्वेंट, तो जो फोर्सेस सॉल्यूट में लग रहे हैं वही सेम फोर्सेस सॉल्वेंट में लग रहे हैं। और जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो बनेगा AB, और वही सेम फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी लगेंगे। तो इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको बात याद रखनी है। तीसरा जो है एग्जांपल है वो आपका आप ले लें इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। इसमें कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव, Cl पे चार्ज है नेगेटिव। और दूसरा ले लें CH3CH2Br, ये भी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो इस पर अगर डाइपोल फोर्स है, इस पर भी डाइपोल है पोलर मॉलिक्यूल पे। तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो तब भी फोर्सेस सेम रहेंगे। तो सेम मॉलिक्यूल में जो होंगे उन्हें बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब रियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपने पास दो तरह के हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो ओबे नहीं करते रोल्स लॉ को। तो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो दो तरह के हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि क्या शो करता है, जो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे पहले इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जो इंटरेक्शन है, द इंटरेक्शन किसके बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लोअर, वो कम होगी। किससे लोअर होगी? देन सोल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लो कि यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कम है। ज़्यादा किस में है? या तो सॉल्यूट में या सॉल्वेंट में। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इसमें अगर सॉल्वेंट में जो फोर्स है वो तो कम है, सॉल्यूट में फोर्स ज़्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट में फोर्स सॉल्यूशन से भी कम है। तो किसी एक से कम होगा, सॉल्यूशन का जो फोर्स है किसी एक से कम होगा, या तो सॉल्यूट से या सॉल्वेंट से। ऐसा भी हो सकता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो बच्चों वो फोर्सेस कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा? ये फोर्सेस की अभी मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो उससे वीक फोर्स होता है, उससे वीक फोर्स को बोलते हैं हम आयन डाइपोल।
आयन डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्स, उससे वीक जो फोर्स होता है वो हमारे पास कौन सा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके बाद उससे वीक फोर्स जो होता है वो होता है डाइपोल 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 डाइपोल। और स्टूडेंट इससे जो वीक हमारे पास फोर्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, वो होता है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इस तरीके से ये हमारे पास फोर्सेस रहते हैं। तो ये अब फोर्सेस कहाँ कहाँ किस तरीके से काम करते हैं ये अभी आपको समझा दिया जाएगा। तो नॉन आइडल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन में हमने कहा कि सॉल्यूट के बीच में फोर्सेस ज़्यादा है, या सोलवेंट के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू आपका सॉल्यूट एंड सोलवेंट। ये बात आपको याद रखनी है। अगर बच्चों देखो, अगर इसके सॉल्यूट के बीच में फोर्सेस ज़्यादा है तो ये आइडल जो ऑब्जेक्ट तो करेगा नहीं रोल्स लॉ को। अगर सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर ओबे नहीं करता तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर आ गई किससे, एक्स से पी नोड ए से। ये एक्स से पी नोड ए क्या है, ये एक्स से पी नोड ए जो है ये वैल्यू रोल्स लॉ से कैलकुलेट की गई है। और ये पी ए क्या है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में ये ज़्यादा आ गया है, मतलब पी ए के वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं एज अगर हम इसको रोल्स लॉ से कंपैरिजन करें। इसी तरीके हम बात करेंगे जो पी बी है, वो भी जो आपका पी बी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आ गई, किससे ज़्यादा आएगी, एक्स बी पी नोट बी से। और बच्चों अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास आएगा जो पी एस है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो उसकी वैल्यू भी ग्रेटर होगी किससे, पी ए प्लस पी बी से। तो बच्चों ये जो पी एस है इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये कहाँ मिलेगा, ये आपको एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। और जो पी ए प्लस पी बी है ये क्या है, ये भी बच्चों वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया, ये बच्चों वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया रोल्स लॉ से। तो आपने क्या किया, एक वेपर प्रेशर तो रोल्स लॉ से कैलकुलेट कर लिया और दूसरा वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर लिया सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली। तो अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा है जो आप रोल्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा और शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। मतलब क्या है कि उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे एज़ कंपैरिजन टू आइडियल सॉल्यूशन। तो अब आगे देखें, अब ये किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और डेल्टा एच की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एंडोथर्मिक नेचर में। तो ये बच्चों आपको बातें याद रखनी पड़ेगी इसकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। अगर बच्चों यहाँ पर इसका हम ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ जो है आइडियल बिहेवियर तो शो करता नहीं है, तो ग्राफ किस तरीके से इसका हम ड्रॉ करते हैं ये स्टूडेंट देखिएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स ए को 0 पुट किया था और एक्स बी को 1 लिया था, और वो मुझे वैल्यू मिली थी पी नोट बी की, यहाँ पर पी नोट बी की वैल्यू मिली थी। और यहाँ पर अगर एक्स ए को 1 कर दे और एक्स बी को 0 पुट कर दे तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिली थी पी नोट ए की वैल्यू मिली थी। तो हमने इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया था। लेकिन अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो ये सॉल्यूट है इसके वेपर्स भी आइडियली कंडीशन से ज़्यादा होंगे, सॉल्वेंट के वेपर्स भी ज़्यादा इस तरीके से रेज करेंगे, और टोटल सॉल्यूशन के वेपर्स जो है वो भी इस तरीके से रेज करेंगे। तो ये ग्राफ बच्चों जो है, ये ग्राफ है उस क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन का। तो अब बच्चों अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या लिया, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, प्रोपेनॉन को एसीटोन बोलते हैं।
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बच्चों जो फोर्सेस मतलब इसको मान लो ये A है, ये हमारे पास B है, तो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं ये बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आपको बताया भी क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं इसको, नॉन पोलर आई। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में बच्चों यहाँ पर फोर्सेस कौन से लगते हैं, यहाँ पर आपको फोर्सेस के बारे में बता रखा है कि इनसे भी वीक डाइपोल ये जो सबसे वीक होता है, मतलब डाइपोल से वीक ही होता है लंदन फोर्सेस, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं गया तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लगता है। तो यहाँ पर जो इसके बीच में कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स लगता है, लंदन फोर्सेस, या लंदन फोर्सेस का दूसरा नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस। और अगर मैं बात करता हूँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कि बी और बी, मतलब यहाँ पर ये पोलर है कि कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये यहाँ पर आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो लगते हैं डाइपोल। तो बच्चों जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, ए नॉन पोलर है, बी आपका पोलर है, तो एक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उस फोर्स का नाम होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कि इस पे तो डाइपोल था ही नहीं, तो इस पे तो डाइपोल इंड्यूस कर दिया क्योंकि नॉन पोलर था। अगर ये नॉन पोलर था, ये पोलर था, तो इस पे डाइपोल इंड्यूस कर दिया, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात देखिए कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ये रहा लंदन फोर्सेस जो है इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले अपने पास कौन सा फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्सेस ये रहे, लंदन फोर्सेस ये वीकेस्ट है, डाइपोल सॉल्वेंट इसमें है डाइपोल बी में, तो ये जो डाइपोल है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो वीकेस्ट है। तो मतलब बी के फोर्सेस ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू ए बी, ये बात है बच्चों। तो अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, ये सॉल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। ये सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरीके से स्टूडेंट जितने भी अल्कोहल और एक्वस सॉल्यूशन है अल्कोहल के, जैसे इथेनॉल इन वाटर, ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो इथेनॉल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, इसके बीच में भी जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है ये वीकेस्ट है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस वजह से इथेनॉल इन वाटर क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो स्टूडेंट आज हम पॉजिटिव डेविएशन तक ही पहुंच पाए। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसी को आप नोट डाउन कर सकते हैं।